आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज़ को बेचता और ख़रीदता है। वो सिर्फ क्रेडिट कंट्रोल के लिए नहीं करता है, उसका वो ऐसा करता है फिस्कल पॉलिसी के तहत। वो एक मॉनेटरी पॉलिसी का ही हिस्सा नहीं होता है, फिस्कल पॉलिसी के तहत भी उसको आरबीआई जो है उसको मैनेज करता है। आरबीआई जो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता और बेचता है, इसके बदले में क्या करता है कि जो पेमेंट पीरियड होता है उसको थोड़ा लंबा खींचता है। उसी पेमेंट पीरियड को लंबा खींचने को ही स्विच ऑपरेशन कहते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव टूल्स आता है, ये जो है लिक्विडिटी को इफेक्ट नहीं करता है मार्केट के। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मतलब कि कोई चीज़ कोलेट्रल लिया जाता है, उसके बदले में लोन दिया जाता है। इसी के बीच के जो डिफरेंस होता है, मतलब कोलेट्रल लिया आपको 1 करोड़ का चीज़ गिरवी लिया, आपको लोन दिया 80 लाख का, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 20 लाख का हो गया। तो आरबीआई क्या करता है, मान लिया लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि लोन नहीं देना हो, मार्केट को लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, तो क्या करेगा कि नहीं अब 1 करोड़ आप गिरवी रखिएगा तो हम आपको 85 लाख लोन देंगे। और इसका लिक्विडिटी को बढ़ाना होगा और बढ़ावा देना, तो बोला नहीं आप 1 करोड़ लोन गिरवी रखिए, हम आपको 90 लाख 95 लाख आराम से हम आपको लोन दे देंगे। इसके बाद आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इससे क्या होता है कि आरबीआई जो है वो कोटा फिक्स कर देता है कि किसको कितना लोन देना है, कितना नहीं देना है। इसको कब किया जाता है कि तब किया जाता है जबकि थोड़ा उसको रोक लगाना हो, जब मतलब कि बेमतलब के फालतू के जो किसी को लोन सैंक्शन हो जाता है उस पर थोड़ा रोक लगाने के लिए। जैसे कि बहुत गलत चीज़ में भी लोग लोन लेकर रुपये लगाने लगते हैं, उस सब क्रियाओं को बंद करने के लिए राशनिंग किया जाता है क्रेडिट। उसके बाद आता है मोरल सॉस। और मोरल सस्पेंशन क्या, मोरल इन्फ्लुएंस क्या होता है इस पर देखते हैं। इसमें आरबीआई जो है 2 प्रकार से, एक मनाने एक दबाने। जैसे मतलब कि पहले आपको कहेगा कि मान लीजिए कोई ब्रांच जैसे पीएनबी हो 10 को अपना ब्रांच खोला शहरी इलाका में, उसको बोलेगा अब 10 को तो एटीएम का ब्रांच खोल लिए हैं, अब 5 एटीएम जो है गांव में भी खोलिए। मान लीजिए नहीं खोला तो पहले उसको लेटर लिख के भेजेगा कि हम आपको अपने निर्देश का पालन नहीं किए, फिर एक बार और लिखेगा, तो पहले मनाता है। उसके बाद भी वो नहीं माने तो एक बैग से आपको नोटिस भेजेगा कि चलिए आप जितना भी 10 को आप खोले थे उस सबको तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए, तो उसको कहा जाएगा दबाने। तो ये जो है क्वांटिटेटिव में आता है। फिर डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि आरबीआई मान लीजिए उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कीजिएगा तो, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो क्या करता है कि आपका लाइसेंस रद्द कर देगा और भारी जुर्माना भी लगा सकता है। इसी को डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। फिर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम क्या हुआ, बोला गया कि आपने जितना भी आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कम से कम 1% लोन जो है उन निर्धन व्यक्ति को ज़रूर दीजिए। ये एक नियम बनाया गया। उनको जो लोन दे रहे हैं आप उसका इंटरेस्ट रेट भी कम रखिए। इससे क्या होगा कि उसका उद्देश्य था समाज के गरीब और कम आय वाले व्यक्तियों को कम इंटरेस्ट पर लोन उपलब्ध कराना। आरबीआई जो है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक डे टू डे बेसिस पर जो एक्शन लेता है उसी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर एलएएफ कहते हैं। ये नरसिंघम कमेटी जो 1998 के सुझाव पर 1999 से 2000 में फाइनली इसको लागू किया गया। ये जो काम करता है रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू काम करता है। इसमें आरबीआई जो है डेली बेसिस पर जितने बैंक हैं उनसे फंड्स का बाई और सेलिंग करता है। देखिए रेपो रेट जो है उसको हमेशा रिवर्स रेपो रेट से 1% ज़्यादा, यानी कि उल्टा मतलब रिवर्स रेपो रेट जो है हमेशा 1% कम रहता है रेपो रेट से। मतलब कि आप अगर आरबीआई से लोन दीजिएगा तो उस पर ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना होगा और आरबीआई आपसे लेगा तो उस पर वो कम इंटरेस्ट देगा। इसको वही बात हो गया, उसी से उसका बेनिफिट होगा। पहले जो एलएएफ की स्कीम था उसका अवधि जो टाइम था 7 दिन से था, उसको घटाकर 1 दिन कर दिया गया है। एलएएफ के तहत तो कोई भी लोन ले सकता है, जितने कमर्शियल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गए या फिर जितने भी सरकार या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय जो भी मतलब आरबीआई के अंडर में जिसका भी अकाउंट ऑपरेशन है सब कोई एलएएफ के तहत लोन ले सकता है। अब एलएएफ था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एलएएफ जो दिया है वो दिन के लिए दिया जाता है, एमएसएफ जो है वो रात के लिए दिया जाता है, एक रात के लिए दिया जाता है। इसका जो इंटरेस्ट है वो एलएएफ से 1% ज़्यादा होता है। इसमें जो मिनिमम जो लोन का अमाउंट है 1 करोड़ है और एलएएफ में जो मिनिमम है वो 5 करोड़ है। एलएएफ के तहत आपको लोन लेना है तो आपको जो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो अमाउंट है उसको गिरवी नहीं रखना रहता है। एमएसएफ के तहत जो एसएलआर कोटा में जितने भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसको आपको गिरवी रखना पड़ता है। बैंक जो उधार देता है उस पर इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करता है उसको देखते हैं। मतलब पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट, ये क्या होता है, बैंक जो उसमें सबसे ट्रस्टवर्दी कस्टमर जो होते हैं उसमें डूबने का बिल्कुल जीरो रिस्क रहता है, उनको जो इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पीएलआर या फिर प्राइम लेंडिंग रेट।
उसके बाद है बेस रेट, जो PLR था, प्राइम लेंडिंग रेट, उसको रिप्लेस करके RBI ने 2010 में लाया बेस रेट। इसके तहत क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर ये सब चेक करके लोन दिया जाता है, और इसमें एक मिनिमम परसेंट है कि ये नहीं कि आप किसी को लोन दिए तो बिल्कुल 0% पर लोन दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसको बेस रेट जो डिसाइड किया गया है उसके ऊपर ही आपको लोन देना होगा। उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR जो होता है। ये क्या होता है कि इसके बाद जैसे कि बेस रेट आया, बेस रेट के बाद एक अप्रैल 2016 को MCLR लागू किया गया। इसमें भी वही किया गया कि जो मिनिमम परसेंटेज होता है इसमें इंटरेस्ट लोन पर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको मिनिमम एक परसेंटेज फिक्स किया गया है। बैंक जो है अब तो बैंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, और बैंक फेल हो गया तो उसके लिए बैंक फेल नहीं हो उसको बचाने के लिए, नहीं तो इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ेगा। RBI जो है 3 मेजर अपनाता है। पहला उसमें क्या होता है CRR। इसके तहत क्या होता है कि RBI जो बोलता है कि नहीं, आपके पास जो भी रुपया है उसमें से कुछ रुपया जो है मेरे पास जमा कर दीजिए। कौन ठीक कल कहीं आप कहीं भाग जाए तो लोगों को 5 लाख रुपये का जो सुनिश्चित वादा किया वो कौन देगा, मैं देगा। इसीलिए CRR लाया गया RBI के द्वारा बैंकों के लिए। उसके बाद है SLR। इसमें क्या होता है बैंकों को अपने जितना भी रुपया जमा है उसका कुछ % अपने पास रखना होता है, जो कि उससे जैसे ट्रांजेक्शन ये सब करता है। SLR और CRR को कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है इसके प्रति। उसके बाद जो होता है CAR, इससे पता किया जाता है, ये एक रेशियो निकालता है, इससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिससे पता किया जाता है कि कोई भी मतलब कि लोगों को मतलब रुपया डूबेगा तो नहीं इस बैंक में, ये तो नहीं मतलब कि पूरा एकदम इसको रेगुलेट किया जाता है। उसका CAR होता है टोटल फंड कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट इंटू में 100, इसको CAR बोलते हैं। CAR जो है इंटरनेशनली डिसाइड किया जाता है, जिसको कि बेसल नॉर्म्स कहा जाता है। बेसल इसका मीटिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय, जो इसमें जो है बेसल जो है एक शहर है स्विट्जरलैंड में। 1975 में यहाँ पे क्या हुआ कि G20 समूह के जितने भी देश थे उनके जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर लोग का एक मीटिंग होता है, जिसे बेसल कमेटी BCBS के नाम से जाना जाता है। BCBS मीटिंग में जो समझौता होता है उसे बेसल यूनिट कहा जाता है। अभी तक 3 बार जो है बेसल समझौता हुआ है, बेसल 1, 2, 3। ये जो है पहला जो हुआ 1988 में हुआ, हालांकि इसको अपनाना जो है बिल्कुल ही मैंडेटरी नहीं था। भारत जो इसे 1992 में अपनाया। इसमें जो एडिक्वेसी रेट है वो 8% फिक्स किया गया। दूसरा जो है 2004 में हुआ, इसमें जो एडिक्वेसी रेट को 9% रखा गया। RBI के अनुसार जो है जितने भी बैंक है सब जो है इसको अचीव कर लिए थे। उसके 2010 में जो है उसके बाद जो मीटिंग हुआ उसमें जो है यूरोपियन कमीशन था, वो लोग जो नया इसको एडिक्वेसी रेशियो को डिमांड हुआ। उसके बाद नया एडिक्वेसी रेशियो जो 9% से बढ़ाकर 11.5% हुआ बेसल 3 के मीटिंग में। इसका डेडलाइन जो था उसको इम्प्लीमेंट करने का 1 जनवरी 2019 तक था। पता है अभी तक सब बैंक इसको लगभग अडॉप्ट कर ही चुके होंगे। NPA क्या होता है, वैसे एसेट जिस पर जो है सही समय पर उनका भुगतान ये सब नहीं किया जाता है उसको NPA में कब किया जाता है, जब 90 दिन तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर होता है। 1 क्वार्टर में ना ही तो प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट किसी का भुगतान नहीं किया गया तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो 31 मार्च 2014 से इसको डिसाइड किया गया कि 90 दिन ही रखा जाएगा NPA डिक्लेयर करने के लिए। 3 प्रकार का एसेट होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 3 प्रकार का एसेट आता है। एक सब स्टैंडर्ड एसेट आता है जो कि 12 महीने तक जिसका लोन रिपेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो है सिक्योरिटी सब जो रखा गया है उससे मतलब कि रिपेमेंट का उम्मीद है, उसको सब स्टैंडर्ड कहेंगे। संदिग्ध यानी कि डाउटफुल है, मतलब इसका ही पेमेंट 12 महीना से नहीं हुआ है, और इसके जो पीछे जो लोग गिरवी रखा गया है सामान वो भी थोड़ा उतना क्वालिटी का नहीं है जिससे मतलब कि पूरा कंप्लीट रिकवरी हो पाए। उसके बाद आता है लॉस एसेट। लॉस एसेट वो होता है मतलब जिसके लोन मिलने का उम्मीद नहीं है, जिसको कि लॉस डिक्लेयर किया जा चुका है। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होता है जो, या फिर जो RBI होता है जिसको कि लॉस डिक्लेयर कर देता है, वो हो जाता है लॉस एसेट में। जितना बैंक में NPA बढ़ते जाएगा उसका कारण क्या होगा कि बैंक के प्रॉफिट कम होने लगेगा। इतना एक स्टेज पर जाकर बैंक जो है दिवालिया घोषित हो जाता है। आदमी भी दिवालिया, जैसे मान लिया आप बैंक से लोन लिए, आपके पास बैंक को रिपेमेंट करना है, तो बैंक जो है आपको मतलब कि पर्सनली फिजिकली आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा। आपको फंडामेंटली राइट है जीने का, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको लोन रिपेमेंट नहीं करना है तो आपको कोर्ट से बनवाना होगा कि हम दिवालिया हैं। लेकिन दिवालिया हो जाने के बाद आपको क्या होगा, आप इलेक्शन में वोट नहीं कर पाइएगा, ज़मीन वगैरह ये सब नहीं खरीद पाइएगा। एक तरीके से आपका सिटीजनशिप भी मतलब कि उसको कंस्ट्रेन या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो फिर जैसे कि रिसेंट केस में क्या हुआ था, अनिल अंबानी जो है मुकेश अंबानी के भाई, उन पर उतना ज़्यादा लोन था, वो खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उनको अभी दिवालिया घोषित नहीं किया। वो दिवालिया घोषित खुद इसलिए करवाने के लिए गए थे कि उससे उनका लोन जो है माफ़ हो जाता है।
तो NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। इसमें वो सब बैंक आते हैं जिनका कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, लेकिन वो जनरली क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड किया करते हैं। जैसे इसमें आता है L&T आता है, या फिर बजाज फिनसर्व आता है। इन लोगों को मेनली बैंक के रूप में ऑपरेट करने के लिए इस लाइसेंस नहीं दिया जाता है कि एक प्राइवेट फर्म है, खुद को लोन सेक्शन कर लेंगे। इसलिए इन लोगों को NBFC में रखा जाता है कि आप किसी को लोन देकर उससे इंटरेस्ट आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि बाइक या 4 व्हीलर इंश्योरेंस के लिए ज़्यादातर यही लोग अभी इंश्योरेंस इशू करते हैं। कोई भी कंपनी 1956 के अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी जो कि इंटरेस्ट देता है उसके बदले में रुपया लेता है, तो NBFC में आता है। अगर NBFC जो है बिना इंटरेस्ट के लोगों का रुपया जमा करने लगे तो उस पर RBI जो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लगता है। NBFC को 2 भाग में बांटा गया है। एक पड़ला होता है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और दूसरा जो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। NBFC जो लोन वगैरह देते हैं वो 12 महीने से लेकर 60 महीने का बीच में ही होता है, और उसके बाद उसका मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रहता है वो RBI के जो है सेट किया गया है, उससे एक्सीड नहीं करता है। लेकिन हालांकि ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी है। बहुत सारे NBFC होते हैं, उनका इंटरेस्ट जो होता है लूप होल ढूंढ के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। RBI ने इन लोगों के लिए मिनिमम अमाउंट जो रखा है वो 200 करोड़ रखा है, जो बैंकों के लिए 300 करोड़ होता है, जिसको डिपॉजिट करना होता है। फरवरी 2018 में RBI जो इसके लिए ओम्बुड्समैन लाया। ओम्बुड्समैन इसका जो मतलब कि जो जहाँ पे इन लोगों के प्रति कंप्लेंट हुआ तो लोग अपना कार्रवाई सब ले जाएगा। चारों मेट्रो शहर में अभी खुला है। RG सरैया जो है वो अपना एक कमेटी का मीटिंग हुआ, उसके बाद 1972 में रिपोर्ट पेश किया, जिसमें उन्होंने बात किया ग्रामीण बैंक और रीजनल रूरल बैंक की सब स्थापना करने का। RG सरैया का अध्यक्षता में हुआ था 1972। उसके बाद M नरसिम्हा की कमेटी गठित हुआ था 1975 में। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जो इनके रिकमेंडेशन के बाद ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ 2 अक्टूबर 1975 को। शुरुआत में 5 वो था, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुआ। इसका 2 मेन ऑब्जेक्टिव था। पहला था कि जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना है। उसके बाद दूसरा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है सेविंग्स को बढ़ावा देना, वहाँ लोगों को बीच इसके फ़ायदे को बतलाना वगैरह। इसमें कौन कौन कितना रुपये लगाता है देखते हैं। रीजनल बैंक जो होता है उसमें सेंट्रल जो केंद्र सरकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 50% वो रुपये लगाता है, राज्य सरकार का 15%, और जितने भी जो प्राइवेट जिस भी बैंक का ब्रांच रहता है वो जो है 35% रुपया इसमें पूंजी लगाता है। ये 50-15-35 का रेशियो है। तो केलकर समिति के सुझाव है तो 1987 के बाद से नया जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका स्थापना करना बंद कर दिया गया। उसके बाद इसका नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर है, नंबर में से बदलते रहता है, इसको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? ये जो है इनको मेन जो रेगुलेट जो नियम कानून होता है, जो जिस राज्य का नियम होता है उसको फॉलो करता है, उसको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो गांव में होते हैं उनका मेन काम होता है कृषि, पशुपालन, ये सब के लिए मत्स्य पालन के लिए लोन देना। जो शहर में होते हैं उनका होता है सेल्फ डेवलपमेंट, जो छोटा उद्योग लगाने के लिए उसको लिए लोन देता है। इंडिया में जो है इसका गठन जो है 3 स्तर पर होता है। एक होता है मतलब कि क्या कहते हैं उसको, गांव स्तर, राज्य स्तर पर राज्य, उसके बाद जिला, और उसके बाद एक सेंट्रल स्तर पर भी होता है कोऑपरेटिव बैंक का। कहीं कहीं तो प्राइमरी मतलब गांव स्तर पर भी होता है, लेकिन जनरली कंसिडर किया जाता है 3 को, जिला, राज्य और सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जुलाई 2014 में RBI के रिकमेंडेशन पर इसका स्थापना हुआ। इसका मेन काम है जो छोटे किसान और छोटे जो इंडस्ट्रियल वाले जो लोग हैं उन लोगों को लोन देना। इसका नियम इस पे भी RBI का सब नियम लागू होता है। ये भी रुपया देता है, उधार देता है। इसमें ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ इसमें होता है। लेकिन इसका जो नियम है कि 75% जो अपना इसको लोन देना है वो प्राइमरी सेक्टर में ही देना है, मतलब यानी कृषि क्षेत्र इसी सब में इसको अपना 75% लोन देना है। इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांच ज़्यादातर जो है रूरल एरिया में आजकल देखने को मिल रहा है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसका उद्घाटन जो है 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर 2018 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया गया। इसका मेन जो पर्पज़ था 1.5 लाख जो डाकघर और डाकघर कर्मचारी है उसके थ्रू पूरे देश में बैंकिंग सेवा को प्रदान करना। इस बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य है जितने भी डाकघर और उसके कर्मचारी के माध्यम से आम आदमी तक बहुत ही एकदम किफ़ायती रूप से और भरोसेमंद बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवा पाना। उसके बाद है भारतीय महिला बैंक। ये इसका स्थापना हुआ था 19 नवंबर 2013 को। इसमें जो है सरकार के द्वारा 1000 करोड़ की स्टार्टिंग इसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला या फिर जो अपने बिजनेस करना चाहती है, बिजनेस वाली महिलाओं को रुपया देने का। और उसके बाद जो है इसका जो है मर्जर कर दिया गया 2016 में SBI में।
उसके बाद बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम आया है, ये जो 1995 में RBI के द्वारा लाया गया। इसके बाद 2 बार संशोधन हुआ, 2002 में और 2006 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों की शिकायतों को सुनना और उसका समाधान करना है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो क्वासी जुडिशियल सिस्टम बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये जो है डोमेस्टिक और फॉरेन जितने भी कस्टमर है सभी का शिकायत सुनना इसका काम है। इसके जो भी ओम्बुड्समैन का जो आता है ऑर्डर, जो फाइनल और उसमें क्या कहते हैं बिल्कुल ही उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है जो भी बैंक या ब्रांच है उसको डिप्टी गवर्नर जो होता है RBI का उसको अपील कर सकता है। उसके बाद एक बैंक आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको IDBI कहता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन काम लोन देना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देना था, लेकिन 1976 तक RBI के साथ ही काम करता है। 1976 के बाद जो है इसको RBI से पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया। IDBI जो है इसको उसके बाद सरकार जो है पूरा अपने अंदर ले लिया। 11 अक्टूबर 2004 को जो RBI के द्वारा IDBI का एक अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया 11 अक्टूबर 2004 को। उसके बाद है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो लखनऊ में, इसका काम है जितने भी छोटे व्यापारी लोग हैं या फिर जितने भी कोऑपरेटिव जो बैंक है या फिर रीजनल रूरल बैंक है उन लोगों के थ्रू जो है हेल्प प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है IFCI, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है 1948 में स्थापित होता है कलकत्ता में। ये बहुत ही पुराना में से वित्तीय संस्था में से एक है। 1 जुलाई 1993 को जो इसको एक कंपनी का दर्जा दे दिया गया। 1996 को एक कंपनी की तरह मिला, इसका ट्रीट किया जाने लगा। वर्तमान में इसको जो है PNB में विलय करने का योजना है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना जो 20 मार्च 1985 को RBI के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आई। इसका हेडक्वार्टर जो कलकत्ता में है। 1997 तक इसका जो है इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया था, रिकन्स्ट्रक्शन बैंक पुनर्निर्माण रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया था। 1997 इसका नाम बदलकर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रिकन्स्ट्रक्शन नाम बदलकर इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। कहते हैं एक्जिम आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना 1 जनवरी 1982 को किया गया था। यह जो है मतलब कि मदद पहुंचाता है जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं जो व्यापारी उन लोगों को। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। उसके बाद आता है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो है 1988 तक जुलाई तक RBI के एक सब्सिडरी के रूप में काम करता था। उसके बाद क्या हुआ कि इसका काम बदल गया। इसको जो मतलब कि हाउसिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो कंपनी जिसमें ऑपरेट करता है उसको रेगुलेट करने का काम जो है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक का हो गया। उसके नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो है इसका स्थापना जो ग्रामीण विकास में जो कृषि और इसके के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए हुआ था। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। ये जो है मतलब कि ये जो है जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं या फिर कमर्शियल बैंक, उनको भी लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है बढ़िया से लोगों को कृषि वगैरह के लिए लोन, ये सब अपना जितने भी गतिविधि है उत्पादक क्षेत्र के उसको बढ़ावा मिल सके। उसके बाद आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करता है? ये जो दीर्घकाल लॉन्ग टाइम का लोन देता है कि लोगों को, किसानों को इसके बदले में उन लोगों का भूमि जो है कि उसको गिरवी रखाता है। इसको 2 स्तर पर चलता है, एक सेंट्रल लेवल स्तर पर, एक जिला स्तर पर। ये जो है आज़ादी के पहले से ही सबसे पहले मद्रास में ही था, उसी समय से लैंड डेवलपमेंट बैंक। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन लोगों के पास जो लोन का फैसिलिटी को प्रोवाइड करना ही कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है। फ्री बैंकिंग क्या होता है? इसमें जो है मेन RBI को छोड़कर अगर सेंट्रल बैंक को छोड़कर दूसरे किसी बैंक को भी अगर हम लोग नोट छापने का उसको प्रोवाइड कर दे तो उसको हम लोग फ्री बैंकिंग करते हैं। बैंक या मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? जो मोबाइल से यूज करते हैं मोबाइल बैंकिंग। और ब्रांचलेस बैंकिंग क्या होता है? तो बिना ब्रांचे के चले वही ब्रांचलेस बैंकिंग। आज का डिजिटल बैंक पे आ गया है। 2006 में जो कॉर्पोरेशन बैंक था वो पहला था। 2006 में जो कॉर्पोरेशन बैंक था वो पहला था ब्रांचलेस बैंकिंग का एग्जाम्पल। सोशल बैंक क्या होता है? जो सामाजिक या फिर पर्यावरण के काम के लिए जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसको सोशल बैंक करते हैं। इसके बाद लीड बैंक स्कीम क्या होता है? जैसे 1969 में RBI के द्वारा जिला स्तर पर लाया गया। जैसे जिला में जो सबसे बढ़िया परफॉर्मिंग बैंक होगा उसको जो लीडर बनाया जाएगा वही डिसाइड, मतलब वो डिसाइड नहीं करेगा, एक तरीक़े से थोड़ा एक पाथ रास्ता दिखलाएगा और लोगों को भी कैसे इस सेक्टर में हम लोग बैंकिंग सुविधा को और इम्प्रूव कर सकते हैं। शैडो बैंकिंग क्या होता है? इसमें म्यूचुअल फंड, ये सब इन्वेस्टमेंट बैंक ये सब आते हैं। जनरली तो ऐसे बैंक नहीं होता है, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को ये भी प्रभावित करते हैं। इनको शैडो बैंकिंग में रखा जाता है। इस्लामिक केरल बैंक, ये जो है सबसे पहले 1974 में सबसे पहले जो इजिप्ट में खुला। इसका जो सुदकोड़ी यानी कि जो इंटरेस्ट इस पर जो लिया जाता है लोन पर, उसको जो बिल्कुल इसको मतलब कि इसमें मना था। इसमें सबसे पहले इंडिया में इस्लामिक ब्रांच जो है केरल कोची में खुला। इसमें जो इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है लोन पे।
उसके बाद है यूनिट बैंकिंग। ये क्या होता है कि एक ही ब्रांच से ऑपरेट करता है सब जगह, जिसको यूनिट बैंकिंग कहते हैं। ये यूएसए में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। उसके बाद है ब्रांच बैंकिंग। क्या होता है? वही बैंकिंग जो हम लोग सब जगह देखते हैं, एसबीआई वगैरह का एक मेन हेडक्वार्टर होता है, उसका और जगह ब्रांच होता है। ये इंडिया, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। उसके बाद है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंक में क्या होता है? जो ब्रांच बैंकिंग वाला सब काम करे, उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंक, इंश्योरेंस, ये सब का भी सर्विस प्रोवाइड करे, उसको हम लोग यूनिवर्सल बैंकिंग में रखते हैं। उसके बाद आता है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? इसका 1993 में शुरुआत की गई है। ये जो है जितने भी इंटरप्रेन्योर होते हैं, जिनको इन्वेस्टर का जरूरत है, फंड का जरूरत है, उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है मर्चेंट बैंकिंग। क्या होता है? बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक वो क्या करता है? ये मतलब कि लोन रिकवरी का काम करता है। जितने भी बड़े बड़े एनपीएज हो जाते हैं, उन एनपीएज, डूबे हुए एनपीएज को रिकवरी कर लिए जो काम करता है, उसी को बैड बैंक कहा जाता है। तो रिटेल बैंकिंग या पर्सनल बैंकिंग क्या आता है? पहले जो है लोन प्रोवाइड किया जाता था, मतलब कमर्शियल, मतलब कि एक प्रोडक्टिव लेवल पर ही दिया गया था। लेकिन अब जो है जैसे कि एजुकेशन लोन, होम लोन, या फिर जितने भी इनकम लोन, मतलब कि नहीं होता है, लोग लोन लेते हैं गाड़ी वगैरह के लिए, या फिर पर्सनल लोन, ये सब भी जो दिया जाने लगा है, इसी को रिटेल बैंकिंग या पर्सनल बैंकिंग में रखा जाता है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? जैसे कोई फॉरेन बैंक है, लेकिन वो इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खोलता है, कि इसलिए फॉरेन एक्सचेंज वगैरह करने के लिए उसको वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। ये जो नॉन रेसिडेंट अकाउंट भी कहते हैं इसको। और नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? भारतीय बैंक जो है विदेशी बैंक में जो अपना खोलता है एक्सचेंज वगैरह करने के लिए, उसको नॉस्ट्रो कहेंगे। आप विदेश वाला खोला तो वोस्ट्रो कहेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चंस